Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम एक दूसरा वाला कॉज देखने वाले हैं। लाइक जो आपने इससे पहले वाला वीडियो जो मेरी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा उसके अंदर हमने मेंटेनिंग कॉज जो था वो देखा था। ठीक है, मेंटेनिंग कॉज जो है उसके बारे में जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी थी आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो है कि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं लाइक मोस्ट कॉमनली विच इज़ AIAPGET। ठीक है, तो उसके लिए भी जो आपका एक फंडा क्लियर होना चाहिए ना मेंटेनिंग कॉज के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उस वाले वीडियो में बता दी थी। तो अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ चेक इट आउट। देन उसके बाद क्या है कि आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक कॉजा ओकेजनालिस। ठीक है, या फिर तो कॉज ओकेजनालिस। ठीक है, तो ये भी जो है कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर सारे के सारे ईयर में इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये जो है कि एक टॉपिक है लाइक इसकी कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ अगर तुम देखोगे ना, आपका जो ऑर्गेनॉन है उसके अंदर अगर कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ देखने जाओगे ना तो आपको कॉजा ओकेजनालिस हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि आज भी हम उसी वे के अंदर पढ़ेंगे कि भाई आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लाइक वाइज कि ये जो है ना वो आपको 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाता है। दूसरी चीज़ आपको क्या है कि जैसे मैंने बोला AIAPGET या फिर तो दूसरी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसके रिलेशन के अंदर अगर इसको हम एक मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना उसको लेकर, बिकॉज कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे MCQs है वही आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगी। तो पहली चीज़ ये है कि ये आपको कौन से एफोरिज्म में मिलता है, तो ये आपको मिलता है एफोरिज्म नंबर 7 के अंदर। सेक्शन 7 मतलब कि एफोरिज्म नंबर 7 के अंदर ये आपको मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम कि डेफिनेशन क्या है कॉजा ओकेजनालिस की। सो कॉजा ओकेजनालिस मीन्स द एक्साइटिंग और द मेंटेनिंग कॉज। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ या तो एक्साइटिंग कॉज हो सकता है या तो मेंटेनिंग कॉज हो सकता है। ठीक है, मेंटेनिंग कॉज जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि भाई मेंटेनिंग कॉज क्या होता है कि जो स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ या फिर तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ को लंबे टाइम के लिए उसको रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉज होता है, मेंटेन करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो होता है हमारा मेंटेनिंग कॉज। ठीक है, तो ये जो कॉजा ओकेजनालिस है वो उसी तरीके का मेंटेनिंग कॉज भी हो सकता है या फिर तो एक्साइटिंग कॉज भी हो सकता है। ठीक है, एक्साइटिंग कॉज के बारे में मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी, बट इतना समझ लो कि एक्साइटिंग कॉज क्या होता है कि जैसे इसके तुम नाम में ही देख लो एक्साइटिंग। ठीक है, तो एक्साइट करता है ये किसी भी चीज़ को। ठीक है, एक्साइट करना, तो ये कोई भी चीज़ को मतलब कि इन शॉर्ट अगर हम ना बाइफर्केशन करते हैं तो जो एक्साइटिंग कॉज होता है वो एक्यूट डिजीज़ के लिए होता है, जो मेंटेनिंग कॉज होता है ना वो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो जो एक्यूट डिजीज़ है उसको होने के लिए, उसको एक्साइट करने के लिए, दूसरी एक चीज़ एक्साइटिंग कॉज की ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम सारे माइजम्स देखते हैं। ठीक है, मेनली अगर हम सौरा देखेंगे तो सौरा भी मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो सौरा का जो डेवलपमेंट होता है ना उसके अंदर अगर उसका प्राइमरी मैनिफेस्टेशन आ गया, फिर उसका सप्रेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि एक्साइटिंग कॉज जहाँ कहीं पर भी आता है तो वो उसको लेटेंट फेज में लेके जाता है। किसको? सौरा को लेटेंट फेज में लेके जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि लेटेंट सौरा बन जाएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट की एक्साइटिंग कॉज इन चीज़ों के अंदर होता है। ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि एक्साइटिंग कॉज होता क्या है, बिकॉज कि कॉजा ओकेजनालिस के अंदर आपको एक्साइटिंग कॉज भी पता होना चाहिए, मेंटेनिंग कॉज भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो एनी वन ऑफ इट मतलब कि एक्साइटिंग या फिर द मेंटेनिंग कॉज में ओकेजन अ डिजीज़ कंडीशन, हैंस अ नेम विच इज़ कॉजा ओकेजनालिस। ठीक है, तो यहाँ पर मेन दूसरी चीज़ क्या आ रही है, दूसरा इंपॉर्टेंट आपका वर्ड विच इज़ ओकेजन में ओकेजन। तो ये क्या करता है, ये एक ओकेजन देता है एक डिज़ीज़ को, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर एक डिज़ीज़ को न्योता देता है। ठीक है, कि एक ओकेजन है, लाइकवाइज की जैसे हम दिवाली वगैरह देखते हैं तो एक ओकेजन है, तो डिज़ीज़ के लिए भी ये एक ओकेजन बन के आता है कि भाई चलो एक ओकेजन है तो डिज़ीज़ ह्यूमन
की बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो कॉजा ओकेजनलिस क्या है, एक्साइटिंग या फिर तो मेंटेनिंग कॉज, ठीक है, एट दैट टाइम, राइट। तो एट दैट टाइम का मतलब क्या है कि अगर उस टाइम के लिए, उस ओकेजन के लिए, उस एक पर्टिकुलर आर के लिए या फिर एक पर्टिकुलर डे के लिए वो जो एक हमारा पेशेंट है वो या तो उसकी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो गई है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ठीक है, विच इज़ एबनॉर्मल ससेप्टेबिलिटी, या फिर तो कोई भी ऐसा डिजीज़ एजेंट जो है वो उसके आसपास है तो जिसकी वजह से जो हमारा डिजीज़ है वो हो जा रहा है, ठीक है, तो वो एक ओकेजन हो गया विच इज़ अ कॉजा ओकेजनलिस। तो इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, द स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर विच कॉजेज द साइन सिनकोप एंड हिस्टेरिकल सफरिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप ये जो एग्जांपल है वो मोस्टली सब लोग इडियोसिंक्रेसी में भी लिखते हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज कि कुछ लोगों को क्या होता है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं, उसकी जैसे उनको सिनकोप आने लग जाता है, हिस्टेरिकल सफरिंग्स उनके होने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर है वो क्या हो गया, कॉजा ओकेजनलिस, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि फॉरेन बॉडी इन द ऑर्गन विच एक्साइट्स द इन्फ्लामेशन, जैसे मैंने आपको आगे समझाया कि जैसे मैंने ससेप्टेबिलिटी का एग्जांपल दिया था, तो भाई कोई भी फॉरेन बॉडी यहाँ पर आप ले सकते हो, इधर बैक्टीरिया, वायरस, या फिर तो जो एक छोटी से छोटी हम देखते हैं कि किसी को वो मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाता है कि लकड़ी का छोटा सा जो पीस होता है वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन बॉडी है। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हुई, इन्फ्लामेशन हुई फॉरेन बॉडी की वजह से, तो फॉरेन बॉडी क्या हो गई, हमारी कॉजा ओकेजनलिस हो गई। दूसरी चीज़ है टाइट बैंडेज ऑन द वुंड लिम्ब दैट थ्रेटन्स द कॉज मोटिफिकेशन, कि भाई आपको कहीं पर लग गई है और आपने वहाँ पर बहुत टाइट बैंडेज लगा दी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई ठीक नहीं जाएगा उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, तो वहाँ पर मोटिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि वहाँ का जो पार्ट है वो गलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर जो ये टाइट बैंडेज है, ठीक है, ये टाइट बैंडेज जो है वो आपकी कॉजा ओकेजनलिस हो गई। दूसरी चीज़ है इम्परफोरेटेड एनस ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट, ठीक है, न्यूबॉर्न इन्फेंट को इम्परफोरेटेड एनस होना नहीं चाहिए, लेकिन वो हो रहा है, तो वो क्या है, वो आगे जाकर भी इन्फेंट को क्या करेगा, उसके अंदर दूसरी डिजीज़ कॉज करेगा रिलेटेड टू एनस, ठीक है। दूसरी चीज़ है प्रोलोंगनेटेड ऑब्स्टिनेट फ्रॉम द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ, तो ये पूरा का पूरा लाइन जो है वो अगर आपको पता होगा तो हमने मेंटेनिंग कॉज के अंदर भी देखा था, और जो है कि हमने स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर भी देखा था, ठीक है। जो हमारी ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आपने अगर अभी तक वो भी नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, आपको मेरी चैनल के ऊपर ऑर्गेनॉन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको इसकी जो है वो लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी वापस आते हैं कि हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, इतने एग्जाम्पल्स अगर आप एग्जाम में भी लिख रहे हो तो ये इनफ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसका थेरापेटिक यूज़ क्या है, थेरापेटिक इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना ये जितने जो थेरापेटिक इम्पॉर्टेंस मैंने लिखे हुए हैं वो आपको कहीं ना कहीं जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसके अंदर एज इट इज़ भी पूछा जा सकता है, और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो आपको भी एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर जो है वो क्या है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर पूरा आपको एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर क्या है यहाँ पर, इधर इट इज़ अ कॉजा ओकेजनलिस और एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज, ठीक है। तब उस वक्त हम ये नहीं सोचने जाएंगे कि भाई कॉजा ओकेजनलिस इज इक्वल टू एक्साइटिंग या फिर तो मेंटेनिंग कॉज, तो ये तो भाई ये एक्साइटिंग कॉज भी हो सकता है, मेंटेनिंग कॉज भी हो सकता है, बिकॉज कि इन दोनों की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। तो उस वक्त आप मेंटेनिंग कॉज नहीं लिख सकते, उस वक्त आप एक्साइटिंग कॉज नहीं लिख सकते, ठीक है। उस वक्त आपने सिर्फ कॉजा ओकेजनलिस लिखना है, बाय बिकॉज कि सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ये दोनों कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर ना ही कोई आपको जो है कि क्रॉनिक वाला वे दिखता है और ना ही हमारी ट्रू डिजीज़ है, ठीक है, बिकॉज कि हम ऑर्गेनॉन में क्या बोलते हैं, होम्योपैथी में क्या बोलते हैं कि कोई भी डिजीज़ होने के लिए हमारे माइज़म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि ये स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉजा ओकेजनलिस, ठीक है।
उसके आगे चलेंगे इसकी थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस क्या रहती है। तो फर्स्ट इन द इंडिस्पोजिशन क्या होता है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाई जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, एक दिन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा जो है कि फ़िज़िकल वर्क कर लिया और उसकी वजह से आपको फ़ीवर आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, अच्छा खासा रेस्ट लिया और उससे आपका फीवर जो है वो डाउन हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडिस्पोजिशन, मतलब कि इसके पीछे भी कोई एक्चुअल कॉज नहीं है। ठीक है, कि भाई कोई माइज़म नहीं है, बट स्टिल ये हो रहा है और जस्ट आपको इसके अंदर कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा अपने रूटीन के अंदर थोड़ा सा चेंज ला दोगे तो आपका जो ये डिज़ीज़ जो है, मतलब कि पेशेंट को तो ऐसे ही लगेगा ना कि मुझे फीवर आ रहा है, मुझे कोई डिज़ीज़ है, तो वो क्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इन डिस्पोजिशन रिमूवल ऑफ द एक्साइटिंग कॉज अलोन इज सफिशिएंट टू रिस्टोर द हेल्दी स्टेट। दूसरा है इन एक्यूट डिजीजेस इट हेल्प इन द फिजिशियन टू सिलेक्ट द प्रॉपर रेमेडी, बिकॉज कि आपको क्या है कि रेमेडी जब आप पढ़ते हो मटीरिया मेडिका के अंदर भी, तो आपको वहाँ पर मिलता है एलिमेंट्स फ्रॉम, तो अगर एलिमेंट्स फ्रॉम ऐसा कुछ है तो आप वो मेडिसिन दे सकते हो। दूसरी चीज़ है कि विदाउट द रिमूवल ऑफ द कॉजा ओकेजनालिस परमानेंट क्योर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ भी आपको कहाँ मिलती है, फुट नोट ऑफ दी एफोरिज्म नंबर 7 का पहला फुट नोट। ठीक है, इट इज़ नॉट अनेसेसरी टू से दैट द एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है ये एज इट इज़ पॉइंट हमने देखा था मेंटेनिंग कॉज के अंदर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा इंटरकनेक्शन है इन सब के बीच में, राइट। दूसरी चीज़ है द स्यूडोक्रॉनिक डिजीज disappear themselves by removing of the maintaining cause only and provide is no chronic miasm behind it, बिकॉज कि जो हमारा स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ होता है उसके अंदर कोई भी, जैसे मैंने क्या बोला कि हम ऑर्गेनॉन में होम्योपैथी में क्या बोलते हैं कि कोई भी डिजीज़ होने के लिए क्या चाहिए, हमको माइज़म चाहिए। तो जो ये स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ होती है उसके अंदर माइज़म नहीं होते हैं एज अ कॉज। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने ये जो एक्साइटिंग कॉज है उसको हटा दिया, टाइट बैंडेज को हटा दिया, फॉरेन बॉडी को हटा दिया, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्यूट डिजीज़ में भी यहाँ पर ये जो कॉजा ओकेजनालिस है वो आपको एक्यूट डिजीज़ में भी हेल्प करेगा, इंडिस्पोजिशन में भी हेल्प करेगा, और लास्टली जो हमने देखा स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ में भी ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो 3 डिजीज़ के अंदर ये आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो अबाउट दी कॉजा ओकेजनालिस। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और जो है कि आपका ये जो एक फंडा है वो क्लियर हुआ होगा कॉजा ओकेजनालिस के बारे में। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनी वीडियो ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक देन यू कैन टेल मी द कमेंट सेक्शन एंड you can DM me on my IG account, and thank you so much for watching.